हेलो एवरीवन, मैं अनिल चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 11। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो इक्विलिब्रियम एक साथ में ही एक ही टाइम के ऊपर इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब देखो, अगर दो इक्विलिब्रियम एक ही टाइम पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो इससे अगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उन बोथ इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी जो स्पीसीज़ है वो कॉमन नहीं है। लेकिन अगर उन दोनों इक्विलिब्रियम में कोई भी स्पीसीज़ अगर कॉमन होगी तो वो कॉमन स्पीसीज़ दोनों ही इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगी। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, क्योंकि इस टॉपिक का जो यूज़ है आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है और फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट, अब देखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दो इक्विलिब्रियम एक साथ में इस्टेब्लिश होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि t बराबर 0 पर इनिशियली में वो एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर a ही प्रेजेंट है। तो अब आप खुद देखो कि जैसे ये कंटेनर हो गया और इसके अंदर a प्रेजेंट है और a की अमाउंट कितनी हो गई, स्मॉल a। अब देखो, चाहे फर्स्ट रिएक्शन हो सेकेंड रिएक्शन हो तो a ही है, ठीक है ना। तो ये भी कितना है आपका, a ही होगा। जो कॉमन स्पीसीज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगी। अब देखो कि फर्स्ट वाली रिएक्शन में जो a है वो b और c बना रहा है, जबकि सेकेंड वाली रिएक्शन में a ही d और e बना रहा है, ठीक है ना। तो a दो डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है। ये फर्स्ट डायरेक्शन हो गई, ये सेकेंड डायरेक्शन हो गई। अब देखो कि इन दोनों ही इक्विलिब्रियम के अंदर जो कॉमन स्पीसीज है वो कॉमन स्पीसीज कौन है आपकी, a है। तो जब भी मैं a की कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा तो a की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इस कंटेनर में मौजूद a की कितनी अमाउंट है। अब देखो कि जैसे मान लीजिए कि इसमें रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने तक x अमाउंट कंज्यूम होती है, तो b भी कितना बनेगा, x, c भी कितना बनेगा, x, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट b और c के 1 1 है और a का भी 1 है। तो जितना a का अमाउंट कंज्यूम होगा उतना ही b का बनेगा, उतना ही c का बनेगा। अब देखो कि मान लीजिए कि सेकेंड रिएक्शन है, उसमें इनिशियल अमाउंट कितनी थी, a, और कितना कंज्यूम हो गया आपका, y अमाउंट कंज्यूम हो गया अप टू इक्विलिब्रियम। तो d और e भी कितना बनेगा, y और y, क्योंकि a, d और e के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो जितना a कंज्यूम होगा उतना ही d और e बनेगा। अब आप खुद देखो कि फर्स्ट वाली रिएक्शन में जो कैपिटल A रिएक्टेंट था वो स्मॉल a था और x कंज्यूम हो गया, और सेकेंड वाली रिएक्शन में कितना कंज्यूम हो गया, y कंज्यूम हो गया। तो अब देखो जो कंटेनर में जो मौजूद है a, पहले कितना था, a था, लेकिन कंज्यूम कितना हो गया फर्स्ट रिएक्शन में x, सेकेंड रिएक्शन में कितना कंज्यूम हो गया, y। तो अब a जो है वो बचा हुआ कितना है, तो a बचा हुआ है a माइनस एक्स माइनस वाई। तो जहाँ जहाँ पर a है मैं उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, a माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, a माइनस एक्स माइनस वाई पुट कर दूंगा। अब देखो नेक्स्ट और दूसरा केस देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि t बराबर 0 है, t बराबर 0 पर ये a है और ये कितना है आपका 0 0। अब देखो जैसे रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये क्या बनेगा आपका, a से क्या बनेगा, b और c बनेगा। लेकिन जो ये b है वो b किस में जा रहा है आपका, d और e में। तो जैसे जैसे b कंज्यूम होगा a इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो कम होगा, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, b और बनेगा, तो ये b भी d और e में जाएगा, और तो इस तरह से रिएक्शन चलती रहेगी। अब ऐसा करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक a की जो इनिशियल अमाउंट थी उसका x अमाउंट कंज्यूम हो गई। इक्विलिब्रियम दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है तो x अमाउंट कंज्यूम हो गई। तो b भी कितना बना आपका x, c भी कितना बना x। अब देखो कंटेनर के अंदर a से जो b बना है तो b फर्स्ट वाली रिएक्शन में ये b और सेकेंड वाली रिएक्शन का ये b, ये तो सेम ही है, तो ये b की भी अमाउंट कितनी होगी, x। अच्छा, इसमें ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक मान लीजिए कितना कंज्यूम हो गया, y, ठीक है। तो अब d और e कितना बनेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से y और y। अब देखो जो b है वो बना कितना था आपका, टोटल अमाउंट इक्विलिब्रियम तक बनी कितनी थी, x, और इक्विलिब्रियम तक b खर्च कितना हो गया, y। तो जो b की अमाउंट है वो बची हुई कितनी है आपकी, तो b की अमाउंट है बची हुई x माइनस वाई। तो जहाँ जहाँ पर b की
कॉन्सेंट्रेशन होगी वहाँ पर मैं क्या रखूँगा, बी के अमाउंट को क्या रखूँगा मैं, x माइनस वाई पुट कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं केस नंबर 3। अब जैसे मान लीजिए कि t बराबर 0 है, उस पर रिएक्टेंट A की अमाउंट कितनी है 0, और ये B और C कितना है 0, और कंटेनर के अंदर साथ में D को डाला है और उसकी अमाउंट कितनी है B, और इनकी अमाउंट कितनी है 0। तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक तो A है और दूसरा कौन है, D। ठीक है, ये इनिशियली में हमारे रिएक्टेंट है। अब देखो कि इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर जो कॉमन स्पीसीज है, वो कॉमन स्पीसीज कौन है आपकी, ये बी कॉमन स्पीसीज है। ठीक है ना। तो अब देखो कि फर्स्ट वाली रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक जो ए है वो कितना कंज्यूम हो गया, एक्स, तो बी कितना बनेगा एक्स, सी भी कितना बनेगा एक्स। ठीक है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक वाई कंज्यूम हो गया, तो बी कितना बनेगा वाई, और ये कितना बनेगा वाई। अब देखो जो कंटेनर में जो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन दोनों से ही बी बन रहा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन में बी कितना बना एक्स, सेकंड रिएक्शन में बी कितना बना वाई। ठीक है ना। तो बी की कंटेनर के अंदर जो टोटल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स प्लस वाई। तो जहाँ जहाँ पर बी है मैं उसकी जगह क्या पुट करूँगा, एक्स प्लस वाई पुट करूँगा। ठीक है ना। तो देखो अब हम इसमें इस तरह से बोलेंगे कि ए की इनिशियल अमाउंट ए है, ए का एक्स अमाउंट कंज्यूम हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम, और सेकंड में मैं क्या बोलूँगा कि डी का वाई अमाउंट कंज्यूम हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम। अब मैं देखो इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम, इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों ही इक्विलिब्रियम में एक कॉमन स्पीसीज बी है जो कि दोनों ही इक्विलिब्रियम को क्या कर रही है, आपके अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए हमें ये बोलना जरूरी है कि इन प्रेजेंस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। अब देखो कि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो गया, और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अगर दो या दो से ज़्यादा इक्विलिब्रियम एक साथ में इस्टेब्लिश होते हैं, और अगर कोई भी कॉमन स्पीसीज होती है तो कॉमन स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन बोथ सारे के सारे इक्विलिब्रियम में सेम ही रहेगी। तो इस तरह से हमने इन अलग अलग केस में देखा है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन है कि 102 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS is taken in 2 liter flask at 57 degree centigrade. Following two equilibrium exist simultaneously. अच्छा, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कि NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S gas। ठीक है ना। और अब देखो कि इसमें 102 ग्राम कौन है आपका, NH4HS है, तो मोल्स ऑफ NH4HS कितना हो जाएगा आपका 102 अपॉन 51, तो कितने मोल हो गया आपका, ये हो गया 2 मोल। तो मैं इनिशियली में लिख देता हूँ ये कितना मोल है, 2 मोल है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ द सॉलिड डिकम्पोज टू मेंटेन बोथ द इक्विलिब्रियम। अच्छा, 1 मोल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने तक कंज्यूम हो गया, तो 2 मोल तो गिवन थे और 1 मोल कंज्यूम हो गया, तो इसका भी कितना बनेगा 1 और 1 इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने तक। अब देखो जो सेकंड रिएक्शन है, तो सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, NH3 गैस गिव्स हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस। ठीक है। अब देखो कि NH3 है वो बना कितना आपका 1 फर्स्ट वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तक, और इसकी अमाउंट कितनी कंज्यूम हो गई x, तो N2 कितना बनेगा x/2, और H2 कितना बनेगा आपका 3x/2 मोल। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि H2 है, मोल्स ऑफ H2 कितना है आपका, तो मोल्स ऑफ H2 है 3x/2, और वो कितने मोल गिवन है आपके 0.75 मोल गिवन है। तो मैं क्या करूँगा कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू हो गया आपका हाफ, तो x हो जाएगा हाफ। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू पुट करूँगा तो ये भी कितना हो गया हाफ, और x की वैल्यू हाफ पुट करूँगा तो ये कितना हो गया 1/4, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/4। तो अब देखो कि पूछा गया आपको कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन किस किस की बताएंगे अपन, एक तो NH3 की, दूसरा किसकी है आप बताएंगे हम H2S की, और तीसरा किसकी बताएंगे हम
N2 की कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद में और दूसरी स्पीसीज कौन सी है आपकी, H2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो NH4HS है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी चाहे वो कंज्यूम हो जाए या बने। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में, आपका सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद में एक दूसरी और बात है कि अगर ये 1 - x है NH3, तो ये 1 तो बना था और x कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पर भी 1 बना, NH3 कॉन्सेंट्रेशन क्या मोल्स किया रखूँगा मैं, 1 - x। अब देखो कि NH3 है तो कितना हो गया NH3 आपका, मोल्स कितने हैं इसके, 0.5 मोल है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 मोलर। H2S है वो कितना हो जाएगा आपका 1 मोल है और वॉल्यूम 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 0.5 मोलर। N2 है वो कितना हो जाएगा आपका बताइए, 1/4 मतलब 0.25 और अपॉन 2 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1/8 मोलर। और H2 कितना हो जाएगा आपका 3/4 और बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3/8 मोलर। अब देखो कि ईच स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन आ गई और हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc1 और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc2। अब देखो Kc1 में क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, जो कि हमें पता है, और NH4HS की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखनी है हम उसकी जगह 1। Kc2 में इज इक्वल टू क्या होगा आपका N2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1/2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3/2 अपॉन NH3 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। इस तरह से हम Kc1 और Kc2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें फॉलोइंग 2 इक्विलिब्रियम है, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, और सेकंड इक्वेशन है CO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स COCl2। अब देखो इनमें जो कॉमन स्पीसीज है वो कौन है आपकी, ये Cl2 आपकी जो है वो कॉमन स्पीसीज है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ सम निकल सॉलिड इज इंट्रोड्यूस इन द कंटेनर, और निकल सॉलिड को डालने पर वो क्या बनाता है NiCO4 गैस बनाएगा। अब आप खुद देखो कि अगर ये निकल है वो निकल 4CO के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका NiCO4 गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये निकल सॉलिड है और ये 4CO गैस है। अब जैसे जैसे क्या होगा कि निकल है वो CO के साथ में रिएक्ट करेगा, तो जो CO है वो कंज्यूम होता जाएगा, तो CO की अमाउंट कम होगी। तो अब जो ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम हो गया और ये कौन सा हो गया, सेकंड इक्विलिब्रियम हो गया। अब अगर CO की अमाउंट कम हो गई तो रिएक्टेंट इसमें कम हो गया, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये क्या करेगा, वापस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। CO की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, हालांकि बढ़ाकर उतना नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सेकेंड वाली रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गई आपकी, निकल को डालते ही बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो देखो Cl2 है वो इनिशियली में तो था ही, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से Cl2 की अमाउंट और बढ़ गई। अब देखो ये जो Cl2 और ये Cl2 तो कॉमन स्पीसीज है। अब आप खुद देखो कि जैसे Cl2 बढ़ेगा तो इसमें भी यहाँ पर भी ये कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, तो ये Cl2 बढ़ेगा। अब फर्स्ट वाली रिएक्शन में अगर Cl2 बढ़ गया तो इस फर्स्ट वाली रिएक्शन का भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, Cl2 के अमाउंट को कम करने की कोशिश करेगा, और कम कौन सी डायरेक्शन में जाने से होगा आपका, ये कम होगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से कम होगा। तो देखो दोनों ही जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा चलो, लेकिन नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उस समय क्या होगा। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि PCl3 कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो इक्विलिब्रियम है वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो PCl3 की इनिशियली में अमाउंट जितनी थी उससे कम ही बचेगी। फिर सेकंड बी में बोल रहा है कि PCl3 कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। बिल्कुल PCl3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है विल डिक्रीज, तो PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन है, अब देखो बोल रहा है कि सेकंड में बोल रहा है PCl3 कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। तो देखो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, PCl3 की अमाउंट कम होगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी। फिर देखो सी वाले में क्या बोल रहा है कि Cl2 कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन सेम। देखो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें Cl2 की अमाउंट बढ़ेगी तो बढ़कर वो कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन कम होकर इनिशियल जितनी नहीं होगी। तो
तो ये भी गलत बात है, सेम नहीं रहेगी, इनिशियल से ज़्यादा ही रहेगी। डी में दिया हुआ है कि CO कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन सेम, बिल्कुल गलत बात है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन CO जितना कम हो गया उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन बढ़ाकर इनिशियल अमाउंट है उसके बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसको अगर हमारे पास में डाटा हो तो इसको हम प्रूव करके भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जेईई मेंस का है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 सॉलिड है और 2 सॉलिड है एक कंटेनर में रखे हुए हैं और ये साइमल्टेनियसली दोनों इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होते हैं। तो जैसे ए सॉलिड है, वो ए सॉलिड किस में जा रहा है आपका, बी की कॉन्सेंट्रेशन B इंटू सी में जा रहा है, ये गैसेस में, ये गैसेस में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 है वो x है। और दूसरा जो है वो क्या है आपका, डी सॉलिड है, और डी सॉलिड से क्या बना रहा है आपका, सी गैस बना रहा है और ई गैस बना रहा है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kp2, और जो कि किसके बराबर है आपका, y के बराबर है। अब पूछ रहा है कि द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली। अब देखो कि इन दोनों ही सॉलिड को एक कंटेनर में रख दिया हमने, ठीक है ना, जैसे ये ए सॉलिड हो गया और ये कौन सा हो गया आपका, बी सॉलिड हो गया। अब देखो इन दोनों ही इक्विलिब्रियम में जो टोटल जो कॉमन स्पीसीज है वो कौन सी है आपकी, सी गैस। अब देखो कि मैं कहूँगा कि इसमें जो ए सॉलिड डिसोसिएट होगा तो बी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 है। तो पार्शियल प्रेशर P1 इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम में कॉमन स्पीसीज कौन से, सी है, जो कि दोनों इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, अब देखो ए सॉलिड के डिसोसिएट होने से अगर बी इन प्रेजेंस ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम P1 है तो ये भी कितना होगा आपका, P1 होगा। उसके बाद में डी सॉलिड डिसोसिएट होगा और सी का पार्शियल प्रेशर है P2 इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम, तो ई भी कितना है आपका, इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम। अब देखो कंटेनर में जो सी बना है वो फर्स्ट वाली रिएक्शन से बना है और सेकेंड रिएक्शन से भी बना है। तो कंटेनर के अंदर जो सी होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, P1 तो फर्स्ट रिएक्शन में, P2 सेकेंड रिएक्शन में, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, P1 प्लस P2। ये भी कितना हो जाएगा आपका, P1 प्लस P2, ठीक है ना। अब देखो कि हमें पूछा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कंटेनर में गैसें कौन कौन सी है। तो कंटेनर के अंदर जो गैसेज होगी, एक तो बी गैस होगी और दूसरी कौन सी होगी आपकी, सी गैस होगी, और तीसरी कौन सी होगी आपकी, ई गैस होगी। तो जो पी टोटल है वो पी टोटल क्या होगा आपका, बी का प्रेशर कितना है आपका, P1, और सी गैस का प्रेशर कितना है आपका कंटेनर के अंदर, P1 प्लस P2। अब देखो कि ये P1 प्लस P2 और इस P1 प्लस P2 को 2 बार कंसिडर मत करना, क्योंकि ये जो सी गैस है कंटेनर में ये तो सेम ही है, तो मैं P1 प्लस P2 ही लूँगा। उसके बाद में कौन सी गैस है, ई गैस, उसका प्रेशर कितना है, P2। तो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, 2P1 प्लस P2 हो गया। अब देखो कि हम P1 और P2 को जो है इन टर्म्स ऑफ x और y निकालते हैं। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1 इज इक्वल टू x है, जो कि किसके बराबर होगा, B का पार्शियल प्रेशर P1 इंटू सी का पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2। अच्छा, सेकेंड जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2 इज इक्वल टू y, जो कि किसके बराबर है, P2 इंटू P1 प्लस P2 के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेता हूँ। तो दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करूँगा तो ये क्या होगा आपका, P1 और इंटू P1 प्लस P2। सेकेंड वाली रिएक्शन क्या है आपकी, P2 इंटू P1 प्लस P2, और जो कि किसके बराबर होगा आपका, x प्लस वाई के। अब मैं क्या करता हूँ कि P1 प्लस P2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो P1 प्लस P2 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये P1 और ये P1 और ये P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया आपका, P1 प्लस P2 का स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। तो मैं दोनों साइड में रूट ले लेता हूँ, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रूट x प्लस वाई। अब देखो जो टोटल प्रेशर है तो P टोटल इज इक्वल टू कितना है आपका, 2P1 प्लस P2 है। तो P1 प्लस P2 कितना है, रूट x प्लस वाई है ना, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू रूट में x प्लस वाई। तो हमारा आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इसी के साथ में इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना,
और केमिकल इक्विलिब्रियम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो मेरे सारे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।